नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए लखनऊ दौरे पे हैं। लखनऊ रहेंगे, बुंदेलखंड जाएंगे। यहाँ पे प्रदेश के सभी डीजीपी आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस है, उसका उद्घाटन करेंगे। कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का देंगे, यूपी को गिफ्ट देंगे और बीजेपी को मजबूत बनाने की बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले अरविंद शर्मा को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी फिर शुरू हो गई है। अरविंद शर्मा को एक कमेटी में रखने को लेकर फिर दिल्ली ने फरमान दिया है और निगाहें टेढ़ी करी हैं। अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक ऐसे स्तंभ बन गए हैं जिनको लेकर योगी आदित्यनाथ जी बड़े असहज रहते हैं। योगी जी को जब मौका मिलता है तो वो चाहते नहीं है कि अरविंद शर्मा की एंट्री किसी भी रूप में हो, और दिल्ली दरबार चाहता है कि कम से कम ये मैसेज जाए कि अरविंद शर्मा उनके हैं तो फिर उनको सम्मान दिया जाए। आज अरविंद शर्मा को जिस कमेटी में रखने के लेकर ये बातचीत शुरू हुई, वो भी कम मजेदार बात नहीं है। दरअसल जब प्राइम मिनिस्टर ने अरविंद शर्मा को यहाँ पे भेजा था तो ये मैसेज था कि वो प्राइम मिनिस्टर के सबसे करीबी हैं, कोई शक भी नहीं है। गुजरात में सालों तक, 14-15 सालों तक वो साय की तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ में रहे। प्राइम मिनिस्टर जब बने दिल्ली में तो अरविंद शर्मा उनके संग साय की तरह रहे। और प्रधानमंत्री का डिसीजन अरविंद शर्मा को यूपी भेजना गलत नहीं था। यूपी की नौकरशाही इतनी बेलगाम हो गई, अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव हारते हैं, जो आज के हालात है उसमें योगी आदित्यनाथ चुनाव हार रहे हैं, ये कहना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत यही है। 50 से ज्यादा गांवों में मेरी टीम ने दौरा किया है और दौरे में लगभग ये बात साफ हो गई है कि लोग दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। आप टीवी चैनलों के सर्वे पे बिल्कुल मत जाइएगा। करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं इस समय टीवी चैनलों को, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं कि सर्वे ऐसा दिखाओ कि जिसमें बीजेपी जीतती हुई नजर आए। अभी कल परसों में ये एक टीवी चैनल का सर्वे आया, वो भाई साहब बीजेपी को जिताने में इतने उत्साहित थे चैनल वाले कि उन्होंने दिया कि बीजेपी को 30, सपा को 30 पॉइंट इतना, बीजेपी को 42 पॉइंट इतना, मतलब मतदाता प्रतिशत दिया। और सारी पार्टियों को जो मतदाता प्रतिशत दिया है, अगर वो जोड़ेंगे आप तो 100% ही होगा ना, लेकिन वो 100 से भी ऊपर निकल गया। तो बेचारे अपनी खुशी के मारे अपनी काउंटिंग ही नहीं कर पाए। दरअसल काउंटिंग आजकल वो नोट गिनने की कर रहे हैं कि सरकार से कितना नोट मिल रहा है, तो सर्वे उस हिसाब से किया जाए। तो आप इन सर्वे पे यकीन करिए, हालात गांव-गांव में बहुत 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 खराब है। ये बात दिल्ली दरबार भी जानता है और ये बात यूपी दरबार भी जानता है। अफसरों को फायदा यह है कि उनको अंतिम समय तक मुख्यमंत्री को यह बताकर रखना है कि हजूर आप तो बम्पर तरीके से जीत रहे हैं, ये कोई नई पर पार्टी नहीं है। मायावती को भी यहाँ के अफसरों ने यही समझाया था, बहन जी क्रांति हो रही है, हर तरफ आपकी धूम है। और बहन जी धड़ाम 2012 में अखिलेश यादव आए तो इसी तिगड़ी ने कहा अखिलेश यादव से कि आपकी तो बिल्कुल जय जयकार है, और अखिलेश यादव धड़ाम। अब यही तिगड़ी आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समझा रही है कि हजूर महाराज, आजकल जो सोशल मीडिया का सीएम की सोशल मीडिया ऑफिशियल हैंडल उनको महाराज लिखा जाता है। ये भी नई बात है, बताइए आप। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजा महाराजा कब के चले गए, लेकिन ये अफसर जो हैं वो योगी आदित्यनाथ को महाराजा से नीचे आने ही नहीं दे रहे हैं। इनकी भी बलिहारी है, उन्होंने महाराजा बना के बिठा दिया है। जनता चाहे भाड़ में, तो जनता भी इस बार दिखाना जा रही है कि भाड़ में असल में जाता कौन है। तो मैं आपको बता रहा था कि अरविंद शर्मा को लेकर जब प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि यूपी के हाल बेहाल है, नौकरशाही एकदम भ्रष्ट हो चुकी है, इतने भ्रष्टाचार के किस्से आए हैं, इतने भ्रष्टाचार के किस्से आए हैं, अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो 24 घंटे तक भ्रष्टाचार के किस्से ही गिनाते रहूंगा। लेकिन भाई लोग कह रहे हैं ईमानदार सरकार, ईमानदार सरकार। मैंने तो एक आध बार डिबेट में कहा कि इतनी ईमानदार सरकार तो इससे अच्छी तो मायावती की ईमानदार सरकार, इससे अच्छी अखिलेश यादव की ईमानदार सरकार। काहे की ईमानदार सरकार जो कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार के नए नए आयाम स्थापित कर दे। हर विभाग में कमीशन का रेट बढ़ा हुआ है, मतलब लूट कहते हैं, लिटरली लूट चल रही है। लेकिन कौन पूछे, कौन पूछे। तो प्राइम मिनिस्टर को लगा कि यहाँ के यूपी के ब्यूरोक्रेट ने योगी आदित्यनाथ को मकर जाल में घेर लिया है, और अगर ब्यूरोक्रेसी के पेच नहीं कसे गए तो बीजेपी की नैया डूब जाएगी।
और भारतीय जनता पार्टी को जो आज खड़ी हुई है महल की तरह, इसको खड़ा करने में योगी आदित्यनाथ का कोई योगदान नहीं है। वो तो 2017 में पैराशूट की तरह आए, रेवेन का चश्मा लगाया और मुख्यमंत्री बन गए। जिस आदमी ने नींव के पत्थर की तरह काम किया, सुनील बंसल ने, उनके संगठन ने, योगी आदित्यनाथ की टीम उन्हीं की ऐसी तैसी करने में जुट गई। योगी आदित्यनाथ के आसपास के लोगों ने सुनील बंसल की जितनी बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी ना, उतना तो शायद विपक्ष ने भी सुनील बंसल पर आरोप नहीं लगाए होंगे जितना योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द रहने वालों लोगों ने लगाए। तो प्राइम मिनिस्टर को लगा कि हालात बेकाबू है, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कम से कम यूपी की ब्यूरोक्रेसी को संभाल सके, अपना विजन दे सके। तो उन्होंने अरविंद शर्मा को भेजा। कोई अकलमंद मुख्यमंत्री होता तो अरविंद शर्मा को बिठाता, सलाह लेता और दोनों मिलकर अच्छा काम करते। लेकिन सलाहकारों ने समझाया, अफसरों ने समझाया, साहब अरविंद शर्मा आ गए तो आप तो किनारे लग जाओगे। लिहाजा फिर योगी आदित्यनाथ ने अरविंद शर्मा जैसे शरीफ आदमी, विनम्र आदमी की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसके बाद का तो फिर सीन याद है, फिर दिल्ली दरबार ने भी दिखा दिया कि वो क्या है और यूपी दरबार क्या है। आखिर में योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा। फिर दिल्ली के तमाम किस्से योगी जी की, अमित शाह ने चप्पलें बाहर उतरवा दी, वो कपड़ा भी नहीं, तौलिया भी नीचे नहीं भिजवाया, भगवा जिसपे बैठते योगी आदित्यनाथ, तमाम इस तरह के किस्से। पिछले दिनों में मोदी जी आए तो उन्होंने अपनी गाड़ी में नहीं उठाया, योगी जी पैदल पैदल पीछे पीछे, इस तरह की तमाम चीजें। लेकिन वे योगी आदित्यनाथ ही पलटकर वार करने में कोई मौका नहीं छोड़ते। मैं जो वीडियो की शुरुआत कर रहा था, वो मामला यह है कि यूपी में चुनाव घोषणा पत्र बनना था बीजेपी का। सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में टीम बन गई कि साहब ये घोषणा पत्र तैयार करेंगे, और कई लोगों के, बड़ी संख्या में नेताओं के नाम तैयार हो गए। होना ही चाहिए था एक इंटेलेक्चुअल आदमी आपके पास में, एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने बनारस में साबित किया था कि कोरोना का नियंत्रण कैसे होता है। जिस समय उत्तर प्रदेश के अफसर, उत्तर प्रदेश के नेता आराम से सो रहे थे, लाशों के ढेर लग रहे थे, और लोग कहते हैं कोरोना काल में यूपी ने बहुत अच्छा काम किया। कितना मजे की बात है, पूरी दुनिया में अगर देश की बदनामी कहीं हुई है तो सबसे ज्यादा यूपी की हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर लंदन के अखबारों ने जो खबर छापी है, फोटो छापे हैं, तो यूपी की छापे हैं। कोरोना काल में अगर देश में कोई राज्य सबसे खराब रहा तो वो उत्तर प्रदेश रहा, जहां पे लाशों के फोटो खींचने पे, लाशों के फोटो न दिखाए जाए, दीवारें लगा दी गई, एफआईआर लिखा दी गई। हाल ये था कि कोई सुनने वाला नहीं था। राजधानी लखनऊ में लोग, विधायक परेशान थे, सांसद परेशान थे, मंत्री परेशान थे, लेकिन अब कह रहे हैं कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। और आज एक नया शिगुफा, 4 करोड़ वैक्सीन, दोनों डोज जो है वो लगाने वाले 4 करोड़ पार कर लिए। तो लोग लिखते हैं, प्रेस नोट जारी करते हैं, नवनीत सहगल जी ट्वीट करते हैं, शिशिर जी ट्वीट करते हैं, देश का पहला राज्य बन गया जिसने इतने टीके लगा दिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ से 27-28 करोड़ तक जा गई है। 25 करोड़ ही मान लीजिए मोटा मोटा। तो यहाँ टीके कितने लगने हैं? अगर बच्चों को भी छोड़ दीजिए तो 50 करोड़ टीके लगने हैं। 50 करोड़ टीके लगने के बाद आप वैक्सीनेट हो पाएंगे। टीके लगे कितने हैं? 4 करोड़। 4 करोड़, 50 करोड़ टीके लगाने हैं और टीके लगे कितने? 4 करोड़। अब दूसरा कैलकुलेशन सुनिए, हमने टीके सबसे ज्यादा लगा दिए 4 करोड़। कभी ये नहीं बताएंगे कि आबादी के अनुपात में कितने लगा दिए। अरे अगर मेघालय की आबादी लाखों में है और उसने 1 लाख टीका लगा दिया तो वो इसके लिए रिकॉर्ड है। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो देश में सबसे खराब हालात में से वाले राज्यों में एक उत्तर प्रदेश है। लेकिन यहाँ पे नंबर 1 की ब्रांडिंग करना आता है, लोगों को झूठ बोलना आता है। तो मुख्यमंत्री से लेकर उनकी सारी टीम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले चली जा रही है। तो मैं बात कर रहा था अरविंद शर्मा को घोषणा पत्र की। घोषणा पत्र में अरविंद शर्मा को रखा जाना चाहिए था, लेकिन अरविंद शर्मा को घोषणा पत्र वाली कमेटी में शामिल नहीं किया गया। संकेत दे दिया गया कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे। लेकिन अब दिल्ली दरबार भी पहले जैसा दरबार नहीं रहा। दिल्ली दरबार से फोन आया कि चुपचाप अरविंद शर्मा को इस घोषणा पत्र वाली कमेटी में शामिल करो। आजकल अमित शाह जी भी अपने रो में आ गए, समझा दिया उन्होंने कि योगी जी गए दिन, अब कुछ ही महीने का मामला है, फिर तो दिल्ली दरबार देखेगा कहाँ का घोटाले हुए, कहाँ का सीबीआई हुई, कहाँ का ईडी हुए। मुझे पता चला है योगी जी के आसपास के जो चमचे अफसर हैं उनकी भी जन्मपत्री तैयार कर रहा है दिल्ली दरबार कि कहाँ का भाई लोगों ने कितना माल किस कंपनियों से कमाया है। कहा गया कि अरविंद शर्मा को चुनाव की घोषणा पत्र की कमेटी में शामिल करो। किसी अखबार में, किसी चैनल में खबर आपको ये नहीं मिलेगी। 4 PM सबसे पहले आपको ये खबर दे रहा है कि दिल्ली दरबार की फटकार के बाद अरविंद शर्मा को
चुनाव घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी में शामिल किया गया। मैं फिर कह रहा हूं, किसी अखबार किसी चैनल के पास खबर नहीं है। खबर सिर्फ 4 PM पे होती है। दिल्ली दरबार की हर खबर सिर्फ 4 PM पे होती है। तो अरविंद शर्मा को चुनावी घोषणा पत्र वाली कमेटी में शामिल किया गया। और अगली खबर भी बता रहा हूं मैं आपको, जब उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारा होगा तो उसमें योगी आदित्यनाथ की बहुत कम चलने वाली है। योगी आदित्यनाथ के चाहने वालों का टिकट काटे जाएंगे और जिस व्यक्ति की चलेगी, जिस व्यक्ति का आकलन होगा, उसमें एक प्रमुख नाम अरविंद शर्मा का भी होगा। दिल्ली दरबार बता रहा है कि हमारे आदमी होने का मतलब क्या होता है। अरविंद शर्मा अगर हमारे आदमी हैं तो उन्हें सम्मान देना पड़ेगा। प्यार से नहीं देंगे तो डांट के देंगे, डांट के नहीं देंगे तो दूसरे तरीके भी आते अपनाने के लिए, लेकिन अरविंद शर्मा को सम्मान देना पड़ेगा। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये जूतों में दाल लगातार बट रही है बीजेपी की, लगातार घमासान जारी है और ये जंग अभी किन किन रूप में आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखते रहिए 4 PM। आपको लगता है ये बेखौफ चैनल है, सच बोलता है, तो एक नंबर आ रहा है, इस पे व्हाट्सएप करिए, हमारी मदद करिए, लोगों से कहिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस नंबर में मैसेज करके हमारे परिवार का सदस्य बनिए। शुक्रिया, थैंक यू।